नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब अधिक दिनों तक भारत को गुलाम बनाए रखा नहीं जा सकता। इसके कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया किया गया जुलाई 1946 को। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इक्कीस फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और अध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर किए। मूल संविधान में 395 धाराएं और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था और संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, जो भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है। इस प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा भारत की जनता के लिए किया गया है। अब भारत एक सर्वप्रभुता संपन्न देश बन गया है और इस संविधान का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है, सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना है तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। विश्व के अनेक देशों की तरह ही जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और जापान के जैसे भारतीय संविधान भी लिखित है। यह इंग्लैंड के संविधान की तरह परंपरा पर आधारित नहीं है। मूल रूप से इसमें 395 धाराएं, 22 भाग और 8 अनुच्छेद थे। इस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के संशोधन की व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अधिकार सभी की चर्चा है। अतः कोई भी सरकार इस संविधान के रहते मनमाने ढंग से शासन नहीं चला सकती। लिखित होने के बावजूद इस संविधान में अनेक अलिखित परंपराओं को भी स्थान दिया गया है, जिनका महत्व लिखित के समान ही है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों ही देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान एक तरफ लचीला है तो दूसरी ओर इसमें कुछ छूट भी दी गई है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इसकी एक प्रमुख विशेषता है। नमनशील यानी लचीला होते हुए भी इसमें कठोरता के तत्व मौजूद हैं। यह न तो ब्रिटिश के संविधान की तरह अत्यंतिक लचीला है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर। इसमें संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। संविधान का संशोधन संसद के बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत के द्वारा या राज्य की विधान मंडलों की सहमति से ही किया जा सकता है। साथ ही साथ आपातकाल में संविधान का स्वरूप अपने आप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान को नमनशील कहा जा सकता है, परंतु इसमें अनमनशीलता के गुण भी मौजूद हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया व्यवहारिक तो है परंतु जटिल भी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संशोधन लाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। अगर संघ में और राज्यों में एक ही दल की सरकार नहीं है तो संशोधन करना कठिन हो जाता है। यह स्थिति अमेरिका के संविधान में से मिलती जुलती है। अतः स्पष्ट है कि लचीला होते हुए भी भारतीय संविधान अत्यंत कठोर है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि यह संघीय संविधान होते हुए भी इसमें एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के नागरिकों को केंद्रीय एवं राज्य की नागरिकता प्राप्त है, परंतु भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। वह जन्म, निवास ये स्वेच्छा से ग्रहण करने से प्राप्त हो सकती है। ऐसी व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य देश में बसने वाले विभिन्न जातियों धर्मों के व्यक्ति के बीच समानता व एकता की भावना को विकसित करना और भारतीय अखंडता को बनाए रखना था। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। यद्यपि संविधान के प्रारूप के अनुसार भारत में संघात्मक व्यवस्था कायम की गई है, जिसके अनुसार सिद्धांत है राज्य सरकारों को आंतरिक प्रशासन, विधि निर्माण व न्यायपालिका के क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। फिर भी अनेक व्यवस्थाओं द्वारा केंद्र सरकार को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय पर नियंत्रण, संघवर्ती एवं समवर्ती सूचियों, अवशिष्ट अधिकारों को केंद्र को सुरक्षित होना, एक नागरिकता की व्यवस्था इत्यादि अनेक तत्व ऐसे हैं जो एकात्मक संविधान का आभास देते हैं। संकट काल में तो केंद्र के अधिकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल देश की एकता एवं अखंडता को एक सूत्र में बांधे रखने के उद्देश्य से की गई है। सामान्यतः केंद्र एवं राज्य सरकारों की सीमा का उल्लेख इस संघात्मक स्वरूप को ही प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया है। भारत अब एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। अब भारत पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। इसने लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी है, जिस रूप में इंग्लैंड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है। भारत में अनेक धर्म व मत हैं, अतः सभी को समान महत्व दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता जनता के पास है, जिसका प्रयोग उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। शासन सीमित व उत्तरदायी है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है और वह राज्य का अध्यक्ष है। अतः भारत एक गणतंत्र देश है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका की तरह भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लागू नहीं की है। केंद्र व राज्य दोनों ही जगह व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार केंद्र व राज्यों में जनता के द्वारा चुने हुए बहुमत दल के प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री ही वास्तविक शासन प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वे मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करते हैं। संसद और विधानमंडल अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। अगर वे जनता की आकांक्षा पूरी नहीं करती तो जनता के हाथों में अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह अगले चुनाव में सरकार को बिना क्रांति के बदल दें। इस प्रकार भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एक हरी न्यायपालिका की व्यवस्था को लागू किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच मतभेद में संविधान की धाराओं की सही व्याख्या करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। इस अर्थ में अमेरिकी संविधान की तरह भारत में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और उसका संरक्षक बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर संसद को भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वे न्यायालयों के अधिकार और सीमा में परिवर्तन कर सके। 42वें संविधान संशोधन तो न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं संसदीय सर्वोच्चता के अभूतपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की विशेष सूची दी गई है। ये अधिकार 6 प्रकार के हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों वाला भाग भी जोड़ दिया है। अतः उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, संविधान का पालन कर मातृभूमि की रक्षा करें। इस प्रकार भारतीय संविधान
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इनके द्वारा राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करने, भरकस कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षक करके लोकतांत्रिक उन्नति का प्रयास करेगा। संविधान के चौथे भाग की धारा 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। राज्य सभी को रोजगार के प्राप्त अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्र के संसाधनों का सभी के लिए समान रूप से उपयोग किया जाएगा। समान कार्य के बदले में समान वेतन मिलेगा। काम की मानवीय दशाएं स्थापित की जाएंगी। सभी को काम व शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण किया जाएगा। गौवध प्रतिबंधित होगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण होगा। तब भारत के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति अपनाई जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान अत्यंत ही विशिष्ट है और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है। धन्यवाद।